चर्चा कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंतर्गत द एग्जीक्यूटिव पर, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमने पहले बताया है कि सर्वोच्च जो पद पर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति ही के ही नाम से देश का सभी भी प्रकार का कार्यों का संपादन होता है और राष्ट्रपति को कार्यों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं तथा संबंधित अधिकारी होते हैं। इसके बारे में हमने एग्जीक्यूटिव को क्लियर किया था। तो इसमें पहला जो मेन फिगर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेन फिगर के रूप में है वह है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बारे में हमने लिखा था, स्पष्ट भी किया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट मीन्स all the members of all the elected members of both houses. Here both houses means upper house and lower house, and all elected members of all states legislative assembly elect to our honorable president. इसको हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे। अब एक वर्ड आया था, एक बच्चा ने फोन करके बताया था कि आचार्य जी ये जो इम्पीचमेंट है ये इम्पीचमेंट क्या है। तो मुझे पहले पावर एंड फंक्शन पर जाना था, लेकिन उस बच्चे की जिज्ञासा को देखते हुए मुझे लगा कि पहले इम्पीचमेंट को क्लियर कर देना चाहिए। अब देखिए कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, वो तो हम लोग जान चुके हैं पिछली कक्षा में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का सिलेक्शन करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब है कि यह भी मैंने स्पष्ट किया था कि एक एमएलए अथवा एक एमपी का वोट वैल्यू क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला को भी दिखाया था, वह भी ऑलरेडी क्लियर था। तो उसके बाद एक छात्र ने प्रश्न किया कि ये इम्पीचमेंट क्या है। वो उस पर मुझे बाद में आना था, किंतु लगा कि इसको पहले बता देना चाहिए। तो राष्ट्रपति तीन तरीके से, तीन स्थितियों में अपने पद से मुक्त होते हैं। राष्ट्रपति तीन स्थितियों में अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। एक तो वह है कि वो रिजिग्नेशन दे दे। राष्ट्रपति यदि अपने पद से रिजाइन कर दे तो पद स्वतः मुक्त रिक्त हो जाता है। तो पहली स्थिति होती है वो रिजिग्नेशन की एक स्थिति, और रिजिग्नेशन जब वो देंगे तो वो रिटेन रूप में वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, चाहे उसका जो भी कारण हो रिजिग्नेशन देने का। ये इट इज अनदर मैटर। यहां स्पष्ट है कि वो रिजाइन यदि कर देता है तो उस पद से वो रिक्त हो जाते हैं, और वो किसको अपना चार्ज देंगे, तो वो लिखित रूप से चार्ज देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इस आशय की जानकारी टू कम्युनिकेट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को जब
लिखित रूप से वह चार्ज मिल जाता है, यानी वो रिजाइन कर देते हैं, तो उपराष्ट्रपति का यह धर्म बनता है कि वो है इसको कम्युनिकेट करे, यानी वो लोकसभा के स्पीकर को इस आशय की जानकारी दे। ओके, हो सकता है किसी के मन में यह भी बात आ जाए, मान लीजिए उपराष्ट्रपति कहीं चले गए हो, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, किन्हें दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में माना कि उपराष्ट्रपति का पद तत्काल रिक्त हो गया, सेम मोमेंट में इस प्रकार के रिजर्वेशन की बात आती है। ऐसी कल्पना बच्चों के मन मस्तिष्क में आ सकती है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वैसी स्थिति में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रिजाइन सौंपेंगे। क्लियर। दूसरी स्थिति है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, यानी उन्होंने 5 साल का काल पूरा कर लिया, उसका कालखंड पूरा हो गया है, इसीलिए उस पद से वो रिक्त हो सकते हैं। यह भी सत्य है कि दोबारा यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस पद के लिए फिर से चुने जा सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बोथ हाउसेज एंड ऑल स्टेट्स, द मेंबर ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी फिर उसी प्रोसेस से उन्हें दोबारा उस पद के लिए चुना जा सकता है, किंतु टर्म पूरा होने के बाद वह उस पद से, भाव यह है कि टर्म पूरा होने के बाद वह उस पद से रिक्त मुक्त हो सकते हैं। एक दूसरी स्थिति है, ये दोनों ऑलरेडी क्लियर है। तीसरी स्थिति है रिमूवल। अब उस बच्चे के द्वारा जो जिज्ञासा व्यक्त की गई थी उस पर हम पहुंच गए हैं, यानी उनको, राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटा देना, मुक्त कर देना। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं महाभियोग। एक विशिष्ट प्रकार का आरोप है राष्ट्रपति के ऊपर लगाना। छोटी मोटी ऐसी बहुत सी बात हो सकती है जो जन सामान्य को अथवा नेताओं को लगे कि यहां पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है वह संशयपूर्ण है, तो चलेगा। किंतु जब बहुत गंभीर ऐसा मामला आ जाए, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अब ये महाभियोग जो लगाया जाता है किसके द्वारा, याद रखेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। सामान्य स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जानना चाहेंगे। तो उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की बात हुई, तो इम्पीचमेंट क्यों, तो उसके लिए मेन उसके थीम में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अतिक्रमण करना।
यही बेसिक थिंग है कि संविधान का अतिक्रमण के आधार पर यदि संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में चिंता का विषय होता है राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति भी उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु उसके लिए प्रक्रिया है। ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का की बात आई है, रियल में आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन की बात है, यह महज एक बहाना है। मुख्य बात जो है वह है कि संसद में, लोकसभा में या फिर कार्यपालिका में, कार्यपालिका के मनोनुकूल यदि राष्ट्रपति महोदय कार्य नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में ये जो निम्न सदन है उनके द्वारा आरोप लगा दिए जाते हैं महाभियोग का, क्या कि ये संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा भी हो सकता है और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो देखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है वो लोकसभा के सदस्य ही उसमें होते हैं, तो कार्यपालिका विशेष प्रभावी होती है। अब प्रश्न उठता है, ये जो सांसद होते हैं तो वो सामान्य रूप से ऐसे नहीं कि एक ही बार में उनके ऊपर आरोप लगा दिए और उस पर वोटिंग कर दिया गया और तब जाकर के निर्णय लिया गया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को संसद के किसी सदन में से, हमने कहा था लोकसभा और राज्यसभा में से भी, यानी दो में से किसी सदन में से यदि कम से कम 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, कंसर्निंग हाउस, क्या करेगा, सिग्नेचर के साथ इस आशय की जानकारी पीठासीन पदाधिकारी को देंगे। पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा क्या होगा, तो उनको सूचना मिलेगी और सूचना कम से कम उस पर जो वोटिंग होगा कम से कम 14 दिन पहले, यानी 14 दिन पहले इस आशय की जानकारी देनी होती है, और वह भी कम से कम किसी भी सदन में से, यदि अपर हाउस के द्वारा है, आवाज उठाई गई है, इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, तो अपर हाउस के 1/4 मेंबर को सिग्नेचर के साथ लिखित रूप से देना होता है। इस आशय की जानकारी, सूचना महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मिलती है। अब महामहिम महोदय भी निर्णय तैयार होंगे कि हमको कैसे इसको फेस करना है। और दूसरी बात, यदि माना कि अपर हाउस के सदस्यों के सिग्नेचर के द्वारा 1/4 सदस्य, अपर हाउस के जितने सदस्य हैं उसमें से 1/4 सदस्य का कम से कम उस इम्पीचमेंट लाए जाने वाले इम्पीचमेंट पर हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसकी जानकारी महामहिम महोदय को 14 दिन पहले मिल जानी चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो दूसरा हाउस है, वो दूसरा हाउस इस की जांच करेगा, इसकी जांच करेगा कि क्या इसको संसद में लाना चाहिए अथवा नहीं। जांचोपरांत तत्पश्चात उस पर वोटिंग होता है। तो इसके लिए प्रक्रिया है
कि कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 मेजोरिटी इज एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ दैट कंसर्निंग प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इम्पीचमेंट। यानी महाभियोग जो लाया जाता है उसमें दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का सभी सदस्य, यानी कि इसमें नॉमिनेटेड नहीं रहेगा, याद रखेंगे इसमें नॉमिनेटेड भी रहेगा। संसद के दोनों सदनों के कम से कम, यानी कि इट इज एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट 2/3 मेजोरिटी इज कंपल्सरी। 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है इसके पक्ष में, महाभियोग के संदर्भ में। यदि 2/3 बहुमत के साथ इस महाभियोग पर वोटिंग हो जाता है इस महाभियोग को लेकर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को रिजाइन देना पड़ेगा। किंतु ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आज तक देश को जब से आजादी मिली है से लेकर के अब तक में ऐसा किसी राष्ट्रपति के साथ संभव नहीं हो पाया है, ये क्लियर है। किंतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी उनके पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, संविधान में ऐसा प्रावधान है। अब एक बात आई, क्या अभी हमने कहा कि द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात है? संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि कार्यपालिका के अनुसार राष्ट्रपति, कार्यपालिका के सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। यानी सरकार, कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? बेसिकली गवर्नमेंट हु इज रनिंग, जो सरकार में है, सरकार के मनोनुकूल राष्ट्रपति को चलना होता है। और यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेंगे तो कार्यपालिका के प्रति, सरकार के प्रति उनका विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। क्लियर? यानी कि सरकार क्या है, भले ही संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके नाम से सभी कार्यों का संपादन होता है, देश का प्रथम नागरिक होते हैं, किंतु वास्तव में इन प्रैक्टिकल क्या है कि इसका सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और प्रधानमंत्री को अपने इन विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए मंत्री परिषद होती है। यह भी अलग, यह बात अलग है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति को वही कार्य करना है जो सरकार चाहेगी। स्पष्ट बात है। ये बात अलग है, हमने पहले ही कहा है, चर्चा की है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सरकार के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यानी सरकार जब, इट मीन्स ये क्या है कि राष्ट्रपति विवश हो जाते हैं सरकार के विचारों को मानने के लिए,
सरकार के विचारों को मानने के लिए राष्ट्रपति विवश हो जाते हैं। यदि सरकार में राष्ट्रपति महोदय का विश्वास है तो किसी प्रकार के वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्पष्ट हो जाता, लेकिन टर्म नाम क्या दिया गया, क्योंकि ऐसा स्पष्ट प्रावधान संविधान में है कि राष्ट्रपति को सरकार के अनुसार जो नीति निर्धारित किए जाएंगे दोनों सदनों में जो पारित होता है उसको राष्ट्रपति को स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ता है। और यदि नहीं करेंगे तो इसी स्थिति में एक शब्द आया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आरोप लगा करके। बाकी छोटी मोटी कोई निर्णय लेने में या कोई बात रहती है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। केवल और केवल यही इसका थीम है कि सरकार जिस प्रकार से चाहती है राष्ट्रपति महोदय को उस प्रकार से उनको चलना होता है, यही वास्तविकता। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह था कि ये जो इम्पीचमेंट है यह बहुत कठिन प्रक्रिया है। अब कल्पना कीजिए कि 2/3 मेजॉरिटी दोनों सदनों में होना ये बेहद कठिन है। ऐसा सामान्यतया नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टी के लोग होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय के पक्ष में होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं नेता लोग जो राष्ट्रपति के जो सरकार में होते हैं। तो चूंकि सरकार में वो है कोई भी पार्टी, तो सरकार तो बहुमत में होती है तब सरकार बनती है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि सरकार हमारे क्रियाकलाप से सहमत रहे, तो हमको बीच में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, यही इम्पीचमेंट है। तो इम्पीचमेंट को हमने क्लियर करने के लिए क्या दिखाया कि पहला राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए या हटने के लिए, मुक्त होने के लिए तीन तरीके हैं। या तो रिजाइन कर देंगे, या फिर उसका टर्म पूरा हो जाता है, या फिर उन्हें रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। इम्पीचमेंट क्या है कि वह है कि एक विशेष प्रकार का आरोप है जो संसद के किसी भी सदन में से, अब जैसे मैंने कहा था कि राज्यसभा के द्वारा यदि उठाया गया मामला, तो राज्यसभा के 1/4 जो भाग है सदस्य हैं वह लिखित हस्ताक्षर के साथ वो संबंधित अधिकारी को वो नोटिस करेंगे और वो राष्ट्रपति महोदय को जानकारी देंगे 14 दिन पहले इस प्रकार से। और 14वां दिन के बाद यानी 14वां दिन वो क्या करेंगे, उस पर वोटिंग होगा कि वास्तव में कितने इनके पक्ष में है या विपक्ष में, 2/3 मेजॉरिटी इनके यानी महाभियोग के पक्ष में है या नहीं है। उसी प्रकार से हमने कहा था ना, यदि लोकसभा में से ही प्रस्तुत किया जाएगा इस प्रकार से इम्पीचमेंट, तो लोकसभा का 1/4 होगा और वो सिग्नेचर के द्वारा संबंधित अधिकारी को वह पत्र सुपुर्द करेंगे। और क्योंकि लोकसभा के द्वारा आवाज उठाई गई है, इम्पीचमेंट लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा इसकी जांच करेंगे, राज्यसभा इसकी जांच करेंगे। तो इस प्रकार से, और यदि राज्यसभा है तो लोकसभा के बाद मैंने इसलिए कहा कि दोनों में से किसी भी सदन में से उठाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति को उनके पद से टर्म पूरा होने से पहले ही मुक्त करने की प्रक्रिया है, किंतु बेहद कठिन है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान रखा। और राष्ट्रपति का भी यह उद्देश्य होता है कि वो सरकार को हमेशा विश्वास में बनाए रखे, और यही है इम्पीचमेंट। अब क्योंकि ये बाद में बताना था, किंतु
बच्चों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी, तो इसीलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ा। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ के आएंगे। इसके पावर यानी राष्ट्रपति महोदय के पावर बहुत ज्यादा है, बहुत है, असीम है, किंतु सब करने के लिए क्या होते हैं, रियल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होते हैं, लेकिन रियल में जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। टुडे इज एनफ। थैंक्स।